हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड का आज हमारा 5th लेक्चर होगा। हम स्टडी कर रहे थे एंटा एसिड्स। तो एंटा एसिड्स का एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा 2nd लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड की कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है एंटा एसिड को। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आ जाइए, पिछले पार्ट में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, एंटा एसिड्स क्या होते हैं, क्या यूज होता है उनका। तो अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड। तो 2 टाइप से बेसिकली इनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। तो पहले डेफिनेशन इनकी देख लेते हैं, पता कर लेते हैं सिस्टेमिक नॉन सिस्टेमिक में क्या डिफरेंस है। तो सिस्टेमिक का मतलब आप सभी समझ सकते हैं कि ये जो जिस सिस्टम में हम इसको यूज करेंगे, जैसे स्टोमक में हम यूज करेंगे और डायरेक्ट एब्जॉर्ब होगा, डायरेक्ट इसका एक्शन होगा, तो उसको इसलिए हम बोल सकते हैं सिस्टेमिक एंटा एसिड। और इसका अपोजिट हो गया हमारा नॉन सिस्टेमिक, मतलब ये सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल होगा, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अब बाकी आप थ्योरी से हम समझ लेते हैं। सिस्टेमिक एंटा एसिड आर एंटा एसिड्स विच गेट सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब, मतलब ये सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिस्टम में, मतलब हमारे स्टोमक में जाएंगे और डायरेक्टली वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस हो गया। और जो हमारे नॉन सिस्टेमिक है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट एक हमारा सिस्टेमिक एंटा एसिड्स है, इज वाटर सोल्यूबल एंड पोटेंट न्यूट्रलाइजर, मतलब एक वाटर सोल्यूबल एंटा एसिड है जो बेसिकली वाटर सोल्यूबल होता है, तो इजीली सोल्यूबल होके एब्जॉर्ब हो जाता है सिस्टेमिकली। बट इट नॉट सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, बट पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। ये ओनली न्यूट्रलाइजेशन में ही हेल्प करता है, एसिडिटी को कम करता है। बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ अल्सर प्रीफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है वाटर के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो अल्सर है वो प्रीफॉर्म हो जाती है, फिर से अल्सर कोज हो जाती है। बिकॉज रिस्क ऑफ अल्सर पर प्रीफॉर्मेशन ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन, ये रीजन हो गया। बेसिकली इसको हम यूज करते हैं एज ए एंटा एसिड्स, अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज नहीं करते हैं इसको। सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन लीड टू एल्कलोसिस, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन के कारण एल्कलोसिस कोज हो सकता है, मतलब कि बेसिक जो नेचर है स्टोमक का वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि वहां पे बेस हमारा एब्जॉर्ब हो चुका है। इसके कारण क्या हो सकता है, एल्कलोसिस के कारण हमें रोजन एडेमा हो सकता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर कोज हो सकता है, बिकॉज ऑफ सोडियम आयन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी स्टोमक के अंदर और बॉडी के अंदर। तो ये हमारा हो गया सिस्टेमिक एंटा एसिड्स। बेसिकली सिस्टम जो हमारा स्टोमक सिस्टम, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर एक्ट करेगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं, सिलेबस में दिए गए हैं हमारे, तो इनको आगे फर्दर सेपरेट वीडियोज में आगे हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक यहाँ पर लिख दिया मैंने, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सर। तो ये 3 टॉपिक हैं जो हमें आगे स्टडी करने हैं। सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं हम, नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड्स। तो नॉन सिस्टेमिक क्या होगा, दे आर इनसोल्यूबल, ये हमारे सोल्यूबल थे, इनसोल्यूबल होंगे, पुअरली एब्जॉर्ब सिस्टेमिकली, ये सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इसलिए इनको बोल दिया हमने नॉन सिस्टेमिक। इन मैग्नीशियम साल्ट, मैग्नीशियम कार्बोनेट मोस्ट वाटर सोल्यूबल। अब जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये हमारा सिस्टेमिक एंटा एसिड्स है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सिस्टेमिक एंटा एसिड्स हैं। एंड रिएक्ट विद एलसीएल एट स्लो रेट, व्हाइल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैज लो सोल्यूबिलिटी एंड प्रोटेक्ट द अल्सर बेस, मतलब इनकी सोल्यूबिलिटी लो होती है लेकिन ये अल्सर को बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड्स होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक एंड स्लो रिएक्टिंग एंटा एसिड, ये भी एज ए एंटा एसिड हम यूज करते हैं, लेकिन ये वीक होता है, स्लो रिएक्टिंग होता है, इसका जो एक्शन है वो स्लो होता है। एल्यूमिनियम आयन रिलैक्स स्मूथ मसल्स एंड कोज कॉन्स्टिपेशन, जो स्मूथ मसल्स होती हैं उन पे ये एक्ट करते हैं हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली ये कॉन्स्टिपेशन, इनका साइड इफेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन कोज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन कैसे कोज होगा, क्योंकि जो हमारी स्मूथ मसल्स है, इंटेस्टाइन्स हैं, वो स्मूथ मसल्स से बनी हुई होती हैं, तो उनको रिलैक्स कर देगा तो पेरिस्टाइटिस मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा हमारा, तो प्रॉपर जो हमारा फूड का एक्सक्रीशन हो वो नहीं हो पाएगा, इस कारण से कॉन्स्टिपेशन कोज हो जाएगा। सॉरी। इट आल्सो प्रिवेंट फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को भी प्रिवेंट करते हैं हमारे नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड्स।
कैल्शियम कार्बोनेट इज ए पोटेंट एंटासिड विथ रैपिड एसिड न्यूट्रलाइजिंग। कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत ही अच्छा नॉन सिस्टेमिक एंटासिड है हमारा, जो क्या करता है, रैपिडली न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, जो हमारी एसिडिटी इंक्रीज हुई है उसको डिक्रीज करता है, बट ऑन लॉन्ग टर्म यूज। बट इसका ज़्यादा हम यूज करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, तो ये इसका साइड इफेक्ट है, बहुत ही डेंजरस है। कैल्शियम स्टोन फॉर्म होगा आपके किडनी के अंदर, ये धीरे धीरे जमा हो जाएगा और स्टोन बना लेगा किडनी के अंदर, तो इसका साइड इफेक्ट है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड। आगे लेक्चर्स में देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, देन उसके बाद देखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, देन लास्ट में देखेंगे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, देन हमारा एंटासिड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कैथोटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।